अर्थशास्त्र शिक्षक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। विशेष रूप से राष्ट्रीय विकास में भी उसका योगदान को हम लोगों को समझना चाहिए। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत आर्थिक विकास भी संबंधित है और अर्थशास्त्र के शिक्षक से बेहतर आर्थिक विकास की समझ शायद ही कोई प्रदान कर सकता है। तो हम लोग इस प्रकरण पे आज बात करेंगे कि एक अर्थशास्त्र का शिक्षक राष्ट्रीय विकास में किस तरह की भूमिका अदा कर सकता है और उसे कैसी भूमिका अदा करनी चाहिए। इस प्रस्तुतिकरण को नेहा कुमारी के द्वारा तैयार किया गया है, जो बीएड में अर्थशास्त्र शिक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इस विषय वस्तु को हम लोगों ने कई खंडों में बांटा है, जिसमें शुरुआत में राष्ट्रीय विकास का अर्थ हम लोग समझेंगे, उसके बाद उसके घटकों को जानेंगे, फिर राष्ट्रीय विकास के संकेतक कौन कौन से हैं इसको जानने की कोशिश करेंगे। इस मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं इसको जानने के बाद फिर हम लोग इस संदर्भ में अर्थशास्त्र शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय विकास के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले उसका अर्थ हम लोगों को ठीक से जानना चाहिए। इसका तात्पर्य किसी देश की अपने निवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की क्षमता है। इसे व्यक्तियों को बुनियादी आजीविका और रोजगार प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है। इसमें व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन के सभी पक्ष जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल होते हैं। अर्थात राष्ट्रीय विकास आर्थिक उन्नति या लोगों की आमदनी में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक प्रगति जैसे साक्षरता, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान को भी सम्मिलित करता है। यह एक सर्वसमावेशी दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के अस्तित्व के सभी पहलू शामिल होते हैं। इसके मुख्य घटक सर्वप्रथम कृषि उत्पादन में वृद्धि इसका प्रमुख घटक है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, आर्थिक ज्ञान का विस्तार, गरीबी उन्मूलन, शहरी क्षेत्रों का विकास, ये सभी राष्ट्रीय विकास के मुख्य घटक हैं जो किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय विकास को दर्शाते हैं तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय विकास के संकेतक अर्थात उसे सूचित करने वाले कौन कौन से पक्ष हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसमें सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राथमिक संकेतक है, जिसका उपयोग किसी देश की राष्ट्रीय विकास के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। अगला संकेतक है साक्षरता दर। राष्ट्रीय विकास के लिए साक्षरता अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि साक्षरता श्रम की उत्पादकता बढ़ाती है और पूंजी की दक्षता भी बढ़ाती है। उच्च साक्षरता दर अक्सर उच्च स्तर की मानव पूंजी से जुड़ी होती है, जो आर्थिक विकास का एक प्रमुख संचालक है। तीसरा संकेतक है जीवन प्रत्याशा की दर। जीवन प्रत्याशा वर्तमान मृत्यु दर के आधार पर एक व्यक्ति के जीवित रहने की औसत संख्या की माप है। यह किसी जनसंख्या के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। उच्च जीवन प्रत्याशा अक्सर बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और स्वस्थ रहने की स्थिति का संकेत देती है, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगला संकेतक है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक। यह सामाजिक संकेतकों का उपयोग करके राष्ट्रीय विकास को मापता है।
अर्थशास्त्री मॉरिस डेविड ने इस संप्रत्यय को विकसित किया था। और अगला संकेतक बुनियादी ढांचा है, जो राष्ट्रीय विकास की रीढ़ है, जो निरंतर विकास के लिए आवश्यक भौतिक और सामाजिक प्रणालियां प्रदान करता है। परिवहन नेटवर्क, ऊर्जा ग्रिड, संचार प्रणाली तथा सामाजिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से राष्ट्र की उत्पादकता में सुधार और निवेश को आकर्षित कर नागरिकों के समग्र कल्याण को बढ़ाया जा सकता है। अब हम लोग राष्ट्रीय विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर एक दृष्टि डालेंगे। सर्वप्रथम जनसंख्या घनत्व पर हम लोग बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती में से एक जनसंख्या घनत्व है। भारत की जनसंख्या घनत्व विश्व में सबसे अधिक है। यह घनत्व बुनियादी ढांचे के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम नहीं है और यह राष्ट्रीय विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा भी है। अगली बाधा है निर्धनता या गरीबी। राष्ट्रीय विकास के सामने एक और चुनौती यह गरीबी प्रस्तुत करती है। यहाँ हमारे देश में लगभग 22% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम नहीं है और इससे गरीबी या निर्धनता का दुष्चक्र शुरू हो जाता है, जो राष्ट्र के विकास में बाधक है। अन्य प्रमुख बाधा बेरोजगारी है। बेरोजगारी का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास पर सदैव नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह समस्या किसी देश के राष्ट्रीय विकास में कई परिणामों के माध्यम से बाधा डालती है, जैसे कम उपभोग दर, गरीबी, कम उत्पादकता आदि। अगली बाधा है अनुपयुक्त बुनियादी ढांचा। राष्ट्रीय विकास और प्रगति के लिए बुनियादी ढांचे की कमी एक बड़ी बाधा है। जब ये बुनियादी ढांचे ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं तो उत्पादन की श्रृंखला बाधित हो जाती है। यह व्यवधान राष्ट्रीय विकास में बाधा डालता है, जिससे आर्थिक घाटा होता है तथा जीवन स्तर निम्न हो जाता है। एक और प्रमुख बाधा अशिक्षा है। अशिक्षा के कारण उद्यमशीलता कौशल की कमी, उत्पादन तकनीक का अभाव, मानव संसाधन की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विदेशी व्यापार के संदर्भ में भुगतान संतुलन का बिगड़ना भी एक प्रमुख बाधा है, जिससे राष्ट्र का विकास बाधित होता है। भुगतान संतुलन का विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी देश को व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है तो उसके भंडार में गिरावट और मुद्रा के मूल्य ह्रास होने की संभावना होती है। अब हम लोग राष्ट्र के विकास में अर्थशास्त्र शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले अर्थशास्त्र के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में यानी अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों में प्रबंधकीय कौशल और दक्षताओं का विकास करना चाहिए। अर्थशास्त्र शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र के सिद्धांतों एवं अवधारणाओं से अवगत कराता है, जिससे उनमें प्रबंधन कौशल और दक्षताओं का विकास होता है और वे आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाने योग्य बनते हैं। अगली भूमिका के रूप में हम देख सकते हैं कि शिक्षार्थियों को अर्थशास्त्र शिक्षक आत्मनिर्भरता के लिए तैयार करता है। शिक्षार्थियों को वह आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है और इस प्रकार सभी विद्यार्थी आर्थिक रूप से कालांतर में आत्मनिर्भर होकर राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने योग्य बन जाते हैं। इसके अलावा बैंकिंग की दुनिया के लिए भी शिक्षार्थी की विपणन क्षमता को अर्थशास्त्र शिक्षक बढ़ावा दे सकता है। अर्थशास्त्र शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न आर्थिक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने के लिए सक्षम बनाता है।
वह उन्हें बैंकिंग की दुनिया के लिए विपणन क्षमता और विकास के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार यह राष्ट्रीय विकास को भी आगे बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षार्थियों को सतत राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिए अर्थशास्त्र का शिक्षक प्रोत्साहित करता है। यह विद्यार्थियों में नागरिकता के उन गुणों का विकास करता है जिससे वह कुशल उपभोक्ता बन सके। साथ ही आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए वह विद्यार्थियों को व्यापक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। इस प्रकार के गुणों का विकास कर वह शिक्षार्थियों को सतत राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक और पक्ष है अर्थशास्त्र के शिक्षक की भूमिका का, जिसमें वह शिक्षार्थियों को राष्ट्रीय विकास की समग्र अवधारणाओं से अवगत कराता है। एक सुसंगत राष्ट्र के विकास में अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक विकास किसी राष्ट्र की समग्र भलाई में सुधार कर सकता है। राष्ट्रीय विकास न केवल आर्थिक विकास और उच्च उत्पादकता से संबंधित है, बल्कि किसी राष्ट्र के सेवाएं प्रदान करना तथा पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व से भी संबंधित होता है। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र का शिक्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षार्थियों को प्रेरित करता है। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि समकालीन समाज और राष्ट्र के आर्थिक विकास हेतु अर्थशास्त्र के शिक्षक की भूमिका को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जैसा कि विभिन्न शोध अध्ययनों में देखा गया है, अर्थशास्त्र की शिक्षा दुनिया के किसी भी देश के सतत विकास को बढ़ाने के लिए आधारशिला होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जनशक्ति के विकास और जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद करती है, जो सतत राष्ट्रीय विकास की ओर अग्रसर करता है, राष्ट्र को भी, समाज को भी और व्यक्ति को भी। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि अर्थशास्त्र शिक्षक की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और आप सभी अर्थशास्त्र के भावी शिक्षक इसी भूमिका के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इस विषय वस्तु को तैयार करने के लिए जिन संदर्भ ग्रंथों की सहायता ली गई उसकी सूची इस स्लाइड में है। उम्मीद है आपको यह विषय पूर्णतः स्पष्ट हो गया होगा और अपनी भूमिका निभाने के लिए आप लोग सक्रिय रूप से कार्य करेंगे एक शिक्षक के रूप में। धन्यवाद।